हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि यह मेरे नोट्स में था, तो सोचे कि आप लोग को बता देते हैं। और आज का जो डेली होमवर्क टारगेट सीरीज हमारा चलता है, उसमें आज यह टॉपिक भी है। तो थोड़ा सा जो है ना, यह टॉपिक हार्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और थोड़ा सा याद करने के दृष्टिकोण से टफ हो जाता है। तो दोस्तों, इसी को हम इजी वे में बना करके आप लोग के सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उसको हमने एक साथ जो है एकत्रित कर लिया हूँ और आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, यह पीडीएफ भी दोस्तों आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे। और यह मेरे नोट्स के द्वारा है, क्योंकि देखिए नोट्स भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। इसी से मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में जो है बना दिया हूँ, इसी से। तो ये आप देख सकते हैं, तो यह मेरा नोट्स का ही पार्ट है यह। तो आप लोग के सामने यह हम समझा देते हैं थोड़ा, और बाद बाकी आप एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यह जो है दोस्तों थोड़ा सा टफ माना जाता है, याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हमने निकाल करके आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे वर्गीकरण का है दोस्तों, जंतु जगत का वर्गीकरण। आपको बता दें कि जंतु जगत का यह वर्गीकरण है। तो इसी को जो है पढ़ना है। आज होमवर्क सीरीज में भी यह दिया गया है टॉपिक, तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे आज। तो पहले तो हमको जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि वर्गीकरण का जनक किसको बोलते हैं। तो वर्गीकरण का जनक जो है दोस्तों, अरस्तु को बोलते हैं। अरस्तु जो है वर्गीकरण का जनक थे। उसके बाद एक शब्द केवल चेंज होता है यहाँ पे, आधुनिक। आधुनिक शब्द अगर जुड़ जाएगा दोस्तों, तो आधुनिक वर्गीकरण की बात करें आपसे, तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता के रूप में कार्लस लिनियस को जाना जाता है दोस्तों। कार्ल लिनियस को जो है वर्गीकरण के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर से दोस्तों, कार्लस लिनियस ने द्विनाम पद्धति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। द्विनाम पद्धति के जनक, जैसा कि हम लोग पढ़ते होंगे कि बायोलॉजिकल नेम पढ़ते होंगे, जैसे मनुष्य का होता है होमोसेपियंस, गाय का होता है बॉस इंडिकस। तो दोस्तों, यह जो है इसी का देन है, कार्लस लिनियस का ही देन है कि इन्होंने द्विनाम पद्धति को जनक के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद एक वैज्ञानिक है, और वह जो है जीवों को 5 भागों में बांट करके अध्ययन किया, और इन्होंने 5 भागों में बांट गए। उनको जो कहा है, उन कौन व्यक्ति थे वह, तो आर एच व्हिटकर। आर एच व्हिटकर को याद रखा जाता है। इन्होंने वर्गीकरण को 5 भागों में दोस्तों, जीव जंतु को 5 भागों में बांट करके अध्ययन किया था। तो इस रूप में, या फैक्ट के रूप में, यह 4 पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद अब हम लोग को मेन पॉइंट में क्या क्या याद रखना है दोस्तों। कार्लस लिनियस ने जब वर्गीकरण किया, तो वर्गीकरण के अनुसार जो है ना, जीवों को 9 भाग में बांटा। 9 भाग में बांट करके दोस्तों, इसमें आपको बता दें कि 9 भाग में यह आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि सबका नाम अलग अलग है। प्रोटोजोआ, पोडीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस। उसके बाद है एनिलिडा, और अर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, और दोस्तों इकाइनोडर्मेटा। तो दोस्तों, यह सब जो है ना, यह देखने के लिए तो बहुत है, लेकिन इसमें पूछा क्या जाता है, तो आपसे सीधे पूछा जाएगा कि इसका एग्जाम्पल इससे पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे बनता है कि यह कोई जीव का नाम दे देगा आपको, सीधे पूछेगा कि यह किस वर्ग जंतु जगत का, या किस समूह का, किस वर्ग का जो है यह जंतु है। सीधे आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है यहाँ से। तो हमने सब एग्जाम्पल को एक साथ रखा है, और आपको जो है यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ में दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ जो है वह एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय के रूप में दोस्तों प्रोटोजोआ को जाना जाता है। यहाँ से एक कोशिकीय रूप में इसको याद रखना है। और इसका आप लोग देखते होंगे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि एक कोशिकीय जीव का या फिर प्रोटोजोआ का जो है प्रचलन क्या होता है, उसका प्रचलन क्या होता है। तो कूटपाद के द्वारा, या इंग्लिश में बोले तो सीडोपोडिया के द्वारा दोस्तों इसका प्रचलन होता है। तो यहाँ से इसको ध्यान रखना है हम लोग को। और इसका, तो दोस्तों थोड़ा सा एक कॉल आ गया था। हम बात करते हैं इस पे, आप बात कर रहे थे प्रोटोजोआ के बारे में। तो इसका प्रचलन जो होता है आपको बता दें, यह पार्ट होता है कूटपाद, और सीडोपोडिया जो है इसको नाम से जानते हैं। उसके बाद है फ्लैजिला, और उसके बाद सिलिया।
यह 3 जो है ना नाम आपको याद रखना है, क्योंकि सीधे पूछता है एक कोशिकीय जीव या प्रोटोजोआ का प्रचलन अंग कौन होता है? तो प्रचलन अंग के रूप में दोस्तों सीडोपोडिया, आपको बता दें उसके बाद फ्लैजिला है और सिलिया, इसको तीनों को जो है याद रखना है आपको। और मेन रूप से दोस्तों यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से एग्जाम्पल इसका सीधे आपसे पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ से अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा और प्लाज्मोडियम हो जाएगा। तो प्लास्टोडियम यहाँ से ध्यान रखना है दोस्तों, प्लास्टोडियम, पैरामीशियम और अमीबा, यह तीनों मेन रूप से यहाँ से दोस्तों याद क्या रखना है, तो हम लोग को जो है एग्जाम्पल के रूप में जो भी है उसको याद रखना है मेन रूप से एग्जाम्पल को। उसके बाद है दोस्तों प्रोटोजोआ के बाद पोडीफेरा आता है। पोडीफेरा जो है दोस्तों स्पंज जो होता है ना, स्पंज टाइप का, उस टाइप का यह जंतु होता है। और इसका जो मेन रूप से एग्जाम्पल हो जाएगा साइकॉन, स्पॉन्जिला और मायोनिया। मायोनिया यह तीनों एग्जाम्पल को दोस्तों सीधे आपसे पूछेगा यह किस वर्ग का जंतु है, तो पोडीफेरा का है। इसका एक और है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला थोड़ा सा नाम इसका 2-4 बार पढ़िएगा दोस्तों तो याद हो जाएगा। यूप्लेक्टेला है, इसको कि दोस्तों बीनस फूलों की टोकरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आपको एग्जाम्पल मेन रूप से यहाँ से याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रा हो जाएगा, जेलीफिश हो जाएगा, सी फैन हो जाएगा, मूंगा हो जाएगा, फिर सी एनीमोन हो जाएगा। तो दोस्तों यह सब जो है यह सब जो एग्जाम्पल आपको सिलेंट्रेटा के रूप में हाइड्रा, जेलीफिश, सी फैन, मूंगा और सी एनीमोन को याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस मतलब होता है चपटा। चपटा कृमि जो होता है ना, जो चपटा वाला कृमि होता है उसको बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस। उसका उत्सर्जन अंग जो होता है ना फ्लेम सेल, यहाँ से यह भी पूछा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थिस का जो है उत्सर्जन अंग क्या है, तो फ्लेम सेल है। इसका एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों प्लेनेरिया हो गया, फीता कृमि हो जाएगा, लीवर फ्लूक हो जाएगा, जो कि हमारे आंत में रहते हैं। तो यह सब जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, उसको यहाँ से याद रखना है। सीधे एग्जाम्पल के रूप में प्लेटीहेल्मिन्थिस का एग्जाम्पल प्लेनेरिया, फीता क्रीमी, लीवर फ्लूक, इसको जो है याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों एस्के हेलमेंथिस। एस्के हेलमेंथिस को दोस्तों आप कह सकते हैं गोल कृमि के रूप में इसको जानते हैं हम लोग, जो गोल राउंड वर्म होता है उसके रूप में एस्के हेलमेंथिस को जानते हैं। उत्सर्जन अंग इसका क्या होता है, तो प्रोटोफ्रीडिया होता है। प्रोटोफ्रीडिया इसका उत्सर्जन अंग है। जिस तरह से प्लेटीहेल्मिन्थिस का याद रखें हम लोग फ्लेम सेल, उसी प्रकार इसका उत्सर्जन अंग है दोस्तों प्रोटोफीडिया। प्रोटोफीडिया को यहाँ से याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों एस्केरिस। इसका एग्जाम्पल के रूप में एस्केरिस जो हमारे आंत में जो रहता है गोल कृमि। उसके बाद आपको बुचेरिया है जो कि फैलेरिया का वर्म है। इसी आपको वर्म के कारण फैलेरिया नामक जो है रोग होता है ब्यूचेरिया से। उसके बाद है एंट्रोबियस। एंट्रोबियस ये भी पिन वर्म है या थर्ड वर्म है। सीधे ये सब जो है दोस्तों एस्के हेलमेंथिस का जो है वर्ग का जंतु है। तो ये सब यहाँ से ध्यान रखना है। एनीलिडा की बात करें दोस्तों बराबर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। इसका उत्सर्जन की बात करें तो किडनी के द्वारा जो है इसका उत्सर्जन होता है। और मेन रूप से एग्जाम्पल के रूप में केचुआ, जोंक और नेरिस को जो है याद रखा जाता है। सीधे आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है, और 3 एग्जाम्पल यह रहेगा और एक दूसरा रहेगा। तो आपको एनीलिडा के रूप में जो दोस्तों याद रखना है। अधिकांश लोग जो है ना केचुआ को अर्थ्रोपोडा के रूप में याद रखते हैं। तो दोस्तों अर्थ्रोपोडा के रूप में इसको नहीं, एनीलिडा के रूप में आज से हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज लोग हो जाते हैं केचुआ सोच करके केचुआ को अर्थ्रोपोडा के में शामिल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यह हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद है दोस्तों अर्थ्रोपोडा। यह जो है ना जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ जो समूह है यह अर्थ्रोपोडा का है। इसमें अगर इसमें भी जंतु जगत में अगर बात करें दोस्तों तो इंसेक्टा जो कीट मकोड़ा जो कीट का होता है ना, उसका सबसे बड़ा भाग जो है यह समूह जो है यह इसमें अर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा का होता है। तो इसका जो है एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो कॉकरोच जिसको कि तेलचट्टा बोलते हैं, झींगा मछली हो गया। झींगा मछली को दोस्तों पैलीमन के नाम से जानते हैं, पैलीमीन। उसके बाद केकड़ा हो गया, खटमल हो गया, मक्खी, मच्छर, टिड्डा, ये सब जो है दोस्तों अर्थ्रोपोडा के वर्ग में आता है। तो हम लोग को यहाँ से केचुआ को एनीलिडा के रूप में याद रखना है, न कि अर्थ्रोपोडा। तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों मोलस्का। इसका
उसका जो है रक्त जो होता है ना, उसका ब्लड जो रंगहीन होता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग ऊपर से जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे जंतु का विकास होते जा रहा है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े एक कोशिकीय जीव, उसके बाद डबल कोशिकीय, द्विकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव पढ़ने लगे। और जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि फ्लेम सेल से उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन होता है इसका। उसके बाद प्रोटोफेडिया के द्वारा फिर जो है किडनी अब आ गया, तो किडनी जो हम लोग में भी पाया जाता है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है यह विकास जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर इससे पहले दोस्तों ब्लड नहीं था, फिर यहाँ पे रंगहीन ब्लड आया, रंगहीन मोलस्का में रंगहीन ब्लड आया। और यहाँ से इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ से याद रखना है दोस्तों कि सिप्रिया, सिप्रिया को दोस्तों कौड़ी के रूप में हम लोग जानते हैं। वाइला आपको एग्जाम्पल में दे सकता है, उसको शंख के रूप में, ऐसे हम लोग अपनी भाषा में शंख के रूप में जानते हैं। ऑक्टोपस को दोस्तों शैतानी मछली के रूप में भी जानते हैं, या फिर डेविल फिश के नाम आप लोग सुने होंगे। तो यह सब जो है आपको ऑक्टोपस हमेशा पूछा जाता है, इसको वीवीआई के रूप में ऑक्टोपस, शैतानी मछली और डेविल फिश के रूप में हम लोग मोलस्का वर्ग के जंतु में इसको याद रखेंगे। सिपिया कैटल फिश के रूप में, कैटल फिश के रूप में दोस्तों इसको याद रखते हैं। उसके बाद है एम्पिसिया, एल्पिसिया, एल्पिसिया को दोस्तों समुद्री खरगोश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यह सब जो है सीधे अगर आपसे पूछे कि समुद्री खरगोश या फिर आपको बता दें कि समुद्री खरगोश जो है किस वर्ग में है, तो मोलस्का वर्ग में। एल्पिसिया जो है आपको मोलस्का वर्ग में मिल जाएगा। तो यह सब जो है मोलस्का वर्ग के जंतु है। उसके बाद एक नोट में हमने लिखा है कि समुद्री घोड़ा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं समुद्री खरगोश, यह मोलस्का वर्ग का जंतु है। ठीक उसी प्रकार जो है समुद्री खरगोश जो है यह मत्स्य वर्ग का जंतु है, यह मछली है समुद्री घोड़ा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन के कारण हमने एक साथ इसको लिखा है। समुद्री खरगोश जो है मोलस्का का वर्ग का जंतु है, और समुद्री घोड़ा जो है यह मत्स्य वर्ग का जंतु है। तो यहाँ से याद रखना है, ध्यान रखना है हम लोग। उसके बाद नौवां जो है लास्ट हम लोग का इकाइनोडर्मेटा। इसमें जो है दोस्तों रीजनरेशन की क्षमता पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में एकमात्र अंग है जो रीजनरेशन कर सकता है, वह है दोस्तों लीवर। लीवर जो है एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर में जो है जन्म करता है, रीजनरेशन की क्रिया जो है करता है। अगर लीवर को काट दिया जाए तो फिर जो है अगर थोड़ा सा भी बचता है लीवर, तो उससे जो है रीजनरेशन हो जाता है, पुनर्जनन हो जाता है लीवर का। तो इसमें इकाइनोडर्मेटा में जो है दोस्तों यह क्षमता पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो एस्टेरियस जिसको कि तारा मछली या स्टार फिश के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद है दोस्तों ओफिरिडियस, ओफिरिडस को बात करें तो ब्रिस्टल स्टार के नाम से जानते हैं, जिसको कि सर्प तारा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओफियोरिडस। उसके बाद है दोस्तों एकाइनस, एकाइनस के रूप में दोस्तों समुद्री अर्चिन को जो है दोस्तों जानते हैं हम लोग, समुद्री अर्चिन। उसके बाद थायोन, थायोन में समुद्री खीरा को। उसके बाद है एंटीडॉन के रूप में दोस्तों समुद्री लिली को, जिसको कि फीदर स्टोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मेन रूप से यहाँ से दोस्तों यह सब एग्जाम्पल याद रखिए। यह किस वर्ग का जंतु है तो आपको ध्यान में रखना होगा, यह सब जो है दोस्तों इकाइनोडर्मेटा के वर्ग में आता है। स्टार फिश हो गया, बीटल स्टार हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, समुद्री खीरा हो गया, समुद्री लिली हो गया। उसका समुद्री घोड़ा के रूप में अगर आपसे पूछे तो यह मछली मत्स्य वर्ग का जंतु है। अगर समुद्री खरगोश के पूछ लिया जाए दोस्तों, तो हम लोग देख लिए समुद्री खरगोश को मोलस्का वर्ग के रूप में कि यह जो है मोलस्का वर्ग। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है ना कंफ्यूजन वाले पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। उसके बाद हम लोग नोट में कुछ पॉइंट को रखे हैं दोस्तों नोट के रूप में, कि यह जो है ना नोट्स के रूप में समुद्री मछली यहाँ से दोस्तों एक दो बार अभी तक जो है एग्जाम में उधर बिहार दरोगा के द्वारा पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो हमने इसमें डाला इसीलिए है कि समुद्री मछली के रूप में, समुद्री मछली अगर बात करें तो समुद्र में जल कैसा होता है, तो खारा होता है। तो खारे पानी में या कहिए या फिर समुद्री मछली के रूप में कहिए, तो उसका जो कंकाल होता है वह उपास्थि के रूप में होता है, कार्टिलेज के रूप में उसका उस मछली का जो है कंकाल पाया जाता है। यह इसका एग्जाम्पल के रूप में मेन रूप से याद रखिएंगे हम लोग। सीधे पूछेगा खारे जल की मछली कौन है और मीठे जल की मछली कौन है, तो इस रूप में हम लोग याद रखेंगे। तो स्कैलियोडोन जिसको कि डॉग फिश के नाम से जानते हैं। उसके बाद टॉर्पीडो, टॉर्पीडो को दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक फिश के नाम से, टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जानते हैं। उसके बाद शार्क को दोस्तों शार्क है, और फिर रजत मीन यानी कि सिल्वर फिश के रूप में
जो है सिल्वर फिश, क्रे फिश, समुद्री घोड़ा, यह सब जो है दोस्तों समुद्री मछली है। समुद्री घोड़ा जो है समुद्री मछली है जो कि खारे पानी में यह सब रहती है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। मीठे जल की बात करें दोस्तों तो जैसा कि हम लोग आम दिन में अपना दिनचर्या में देखते हैं मछली, जैसे रेहू हो गया, कतला हो गया, बुआरी हो गया, उसके बाद मांगुर हो गया, उसके बाद कैट फिश हो गया दोस्तों, कंकाल। और इसमें जो है कैट फिश, और इसमें कंकाल जो होता है दोस्तों हड्डी पाया जाता है, इसमें बोन के रूप में कंकाल रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ से कि मीठे जल की मछली की अगर बात करें तो इसका कंकाल कैसा होता है, तो बोन के रूप में होता है। और समुद्री में जो खारे जल की मछली होता है उसमें कंकाल के रूप में कार्टिलेज पाया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और एक नोट्स के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में, खारे और मीठे दोनों तरह की पानी में रहने वाली जो मछली है वह लेपड़ी मछली है। लेपड़ी मछली यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों यही था आज का हमारा यह जंतु वर्ग का वर्गीकरण। तो यह जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने एक जगह जो है शामिल कर दिया हूँ। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको, और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आवर स्टडी नोट्स टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे जो है पर डे 9 बजे रात में जो है टेस्ट करवाया जाता है। डेली होमवर्क टारगेट सीरीज के रूप में चल रहा है वह, और वह चलता रहेगा। आपको बता दें कि डेली होमवर्क टारगेट सीरीज दिया जाता है आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, वहाँ पे पेज वाइज दिया जाता है, जिसमें कि हमने लूसेंट, रेलवे एसपीडी, करंट अफेयर, यह जो 3 बुक है उसको चलाते हैं। और दिन भर पढ़िए और रात में जो वहाँ पे 9 बजे टेस्ट लिया जाता है। उसके अलावा भी दोस्तों आपको बता दें कि मैथ रीजनिंग का भी चलता है। मैथ रीजनिंग का भी क्यूज जो है चलता है। आपको वह किरण पब्लिकेशन का जो भी है होम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको दोस्तों होमवर्क के रूप में दिया जाता है चैप्टर वाइज। और आपको जो है रात में 8:30 से यानी कि 8:30 PM से उसका जो है क्यूज वेट पे आपको चलता है। उसके अलावा आपको बता दें कि फुल लेंथ टेस्ट, बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट भी जो है हमारा शेड्यूल जारी हो गया है, उसके अनुसार से चलता है। नेक्स्ट टेस्ट जो है दोस्तों कल होने वाला है। कल का डेट है दोस्तों 13 नवंबर है। तो कल यह टेस्ट होगा, उसके बाद फिर संडे को होगा, और फिर ऐसे करके सप्ताह में 2 दिन टेस्ट चलाया जाता है। मेरा एक फुल लेंथ टेस्ट होमवर्क, आपको बता दें कि होमवर्क सीरीज जो है टारगेट, डेली होमवर्क टारगेट सीरीज, वो पेड बैच के रूप में भी एक लंच हो गया है, जो कि 17 तारीख से 17 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। तो जो भी लोग अगर नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, और एग्जाम तक, उसमें 60 दिन का टारगेट है दोस्तों। उसमें अगर मेरे साथ अगर जैसा हम बोलेंगे उसमें अगर आप उस टाइप से तैयारी करेंगे तो रिजल्ट का 100% गारंटी हो सकती है कि आपका रिजल्ट वहाँ से हो सकता है। अगर जो टारगेट दिया जाता है उतना कंप्लीट कर लेंगे तो। उसमें दोस्तों हम बता दें आपको कि लूसेंट चलेगा, रेलवे एसपीडी चलेगा, मैथ रीजनिंग का भी चलेगा, और आपको करंट अफेयर, और उसके बाद यूथ पब्लिकेशन का जो आरआरबी का बुक आता है क्वेश्चन बैंक, उसको भी हम लोग उसमें कवर करेंगे। चूंकि लूसेंट में थोड़ा सा साइंस कम दिया गया है, इसके लिए जो है यूथ पब्लिकेशन को हम लोग का सहारा लेना पड़ेगा। तो यही सब है। अगर आप पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं 17 नवंबर से, तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक ग्रुप चलता है आवर स्टडी नोट्स में, क्यूज ग्रुप के नाम से, उसमें जुड़ करके आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। धन्यवाद।